एनीमे के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है फेनरिर एक एस रैंक मॉन्स्टर जो अकेला ही एक बड़ी सी शहर को तबाह कर सकता है। एक गांव जिस पर ये मॉन्स्टर लगातार हमला कर रहा है, उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हमें हायर करने के लिए, जिससे हम इनकी मदद कर सकें। हमारी टीम का नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। वहीं हम हमारे मेन कैरेक्टर को दिखते हैं जो कि पीछे छिपा हुआ था, पर तभी पीछे से उस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो देखकर बाकी के फ्लेमिंग ड्रैगन चौकन्ने हो जाते हैं। बंडना जाकर उस मॉन्स्टर को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है। वो बंडना को ही फेंक देता है, जिससे बंडना को बहुत ही चोट आती है। पर तभी उसकी एक टीममेट अपने मैजिक को यूज कर उसे हील कर देती है, जिससे बंडना को होश आते ही वो उस मॉन्स्टर को फिर से बांध देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर इस टीम का जो लीडर होता है, वो अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पीछे पड़ा हुआ था, जो कहता है बंडना बहुत ही तेज है, मेरलिफिस एक प्रीस्टेट है और हमारा लीडर गोलनोवा एक फ्लेमिंग वॉरियर है। और अब इस मॉन्स्टर को हराने के बाद हमारी फ्लेमिंग ड्रैगन टीम सबकी नजर में हीरो बन गई। लेकिन मेरी स्टोरी इन सबसे अलग है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तो बस इन लोगों का सामान उठाता हूँ और इन लोगों के साथ अपनी जर्नी करता हूँ। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ ये सब लोग खाना खा रहे थे, पर गोलनोवा बहुत ही एरोगेंट बिहेव कर रहा था और कहता है क्या ये गाँव वाले हमें अच्छा खाना नहीं दे सकते? पता नहीं इन्होंने हमें कैसा खाना दिया है, मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, जिसका की नाम कूर है। गोलनोवा उससे कहता है कूर मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। कूर कहता है ठीक है मास्टर, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ। उसी वक्त बंदना कहने लगती है ये तो हमारे लिए आखिरी खाना होगा जो कूर हमारे लिए बनाएगा। ये सुनकर कूर शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या मैंने कुछ गलत किया? गोलनोवा कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें हमारी टीम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर कूर डर जाता है और उससे कहता है क्या मैंने कोई गलती कर दी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। तुमने गलती के अलावा और बहुत कुछ किया है। तभी मेलेफिस कहती है तुम तो बस हम लोगों के ऊपर बोझ हो और ना ही हमारे किसी काम के लिए आते। हमें पार्टी के लिए 4 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जिस वजह से तुम हमारे साथ हो, वरना हम तो तुम्हें कब का निकाल देते। बंडना उससे कहती है अगर हमें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें तुम जैसे कमजोर को निकाल कर किसी ताकतवर को हमारी पार्टी में लाना होगा। तुम तो बस हमारे बैग उठाने के अलावा किसी काम के नहीं हो। ये सब सुनकर कूर बहुत ही परेशान हो जाता है और उन सबसे भीख मांगने लगता है कि वो उसे पार्टी से ना निकाले। पर तभी गोलनोवा उसे लात मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह कूर निराश होकर एक दूसरे शहर में पहुंच जाता है और वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसके पास अब पैसे खत्म होने वाले थे। वो कहता है कि मुझे काम चाहिए, जिस वजह से वो एक हेलो वर्क शॉप में जाता है और उसके अंदर हिम्मत कर एंट्री करता है। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें काम चाहिए या फिर तुम किसी जगह पर हायर होना चाहते हो। कूर बताता है मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें एक इंटरव्यू देना होगा जिसमें तुम्हारे इंटरव्यू टेस्ट होगा। जिसके बाद वो लड़की कूर की सारी इंफॉर्मेशन लेने लगती है और उसे पता चलता है कि कूर तो बस 15 साल का है। वो लड़की उससे पूछती है कि पहले तुम कहाँ पर काम करते थे। कूर बताता है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और उससे कहती है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, वो पार्टी तो कुछ दिन पहले ही SS रैंक पर प्रमोट हुई है। पर कूर इस बात से उदास था कि उन्होंने उसे निकाल दिया और रिसेप्शनिस्ट को भी ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है। वो लड़की बताती है तुम उदास मत हो, अब तुम्हारा इंटरव्यू टेस्ट होगा, तुम्हें गॉड से क्या टैलेंट मिला है वही हम चेक करने वाले हैं और ईस्ट से शायद से तुम्हारा हिडन टैलेंट भी बाहर निकल सकता है। और ये सुनने के बाद कूर तो बहुत ही खुश होने लगता है। जिसके बाद कूर बताता है स्किल्स G रैंक से रेट किए जाते हैं, मतलब बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं, सीधे SSS रैंक तक जो सबसे हाई है। जबकि कोई कम स्किल वाला स्वॉर्डमैनशिप में शायद स्टील को काट पाए, कोई हाई स्किल वाला उसी स्वॉर्ड से उसे 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। शायद मेरे पास अभी भी अपना हिडन टैलेंट है। जिसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि कूर तो सब चीजों में ही G रैंक का है, जिस वजह से वो बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि इस सब का मतलब है ना ही उसके पास कोई स्किल है, ना ही टैलेंट और ना ही कॉम्बैट स्किल है। पर वो लड़की उससे कहती है तुम निराश मत हो, अभी भी हमने ब्लैक स्मिथ और एल्केमिस्ट का टेस्ट नहीं लिया, तो वहाँ पर तुम्हारा कुछ हो सकता है। लेकिन वो जो टेस्ट करेगा वो टेक्नीशियन ही एब्सेंट है, तो वो टेस्ट एक हफ्ते
के बाद ही होगा। कूर कहता है मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मेरे पास बहुत ही कम पैसे बचे हैं। उसको देखकर रिसेप्शनिस्ट को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे कहती है तुम वहाँ रखा हुआ सैंडबैग उठा सकते हो। जब कूर उस सैंडबैग को उठाने की कोशिश करता है तो उसमें भी उसे बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि वो बैग बहुत ही ज्यादा भारी था, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे थोड़ा सा उठा लेता है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है मैं खुश हूँ, तो इससे पता चलता है कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ जिससे तुम वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ये सुनकर कूर तो बहुत ही खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ कूर वहाँ पर पहुँच जाता है, पर कूर को देखकर कॉन्ट्रैक्टेड बहुत ही उदास हो जाता है कि वो ये काम कैसे करेगा। पर अभी हमारे पास लोग कम है तो मैं तुम्हें ले रहा हूँ। और वो कूर को काम समझाने लगता है कि तुम्हें सीमेंट बनाना है और फिर इस वॉल को थोड़ा सा मेंट कर देना है। मैं 3 घंटे बाद यहाँ पर चेक करने आऊंगा। कूर उससे कुछ पूछने वाला था पर वो कॉन्ट्रैक्टर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ घंटे बाद वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जैसे ही आता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि कूर ने पूरी की पूरी आधी दीवार को सीमेंट से मेंट कर दिया था। पर उसका रिएक्शन देखकर कूर उससे कहता है कि मुझे माफ करना, सीमेंट खत्म हो गया था तो मैं बस इतना ही काम कर पाया। पर वो कॉन्ट्रैक्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसे पूछने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कोई लेडर भी नहीं दिया था, फिर भी तुमने ये काम इतनी जल्दी कर दिया। आखिर तुमने ऊपर वाले पार्ट को सीमेंट से मेंट कैसे किया? कूर कहता है मैंने एक लकड़ी से जुगाड़ कर ऊपर वाला काम कर दिया। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आज का तुम्हारा काम हो गया। और फिर वो उसे पे कर कहता है मैं तुम्हें बस इतना ही पे कर सकता हूँ और बाकी का जो पेमेंट है वो मैं तुम्हें हेल्प वर्क के थ्रू तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे दूंगा। पर कूर को इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसे तो इतने भी पैसे भी बहुत लग रहे थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कल तो मैं और भी अच्छे से काम करूंगा। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ कूर उस पूरी दीवार को सीमेंट से मेंट कर देता है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि तुम्हें कल से और आने की जरूरत नहीं है। कूर कहता है पर क्यों, आखिर मैंने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है अगर तुम इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दोगे तो जो बाकी के वर्कर्स हैं वो तो खाली पेट मर जाएंगे। और फिर वो उसे थोड़ा सा पे करता है और उससे कहता है बाकी का पेमेंट मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। पर कूर को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा था। अब अगले सीन में कूर उसी वर्कशॉप में पहुंच जाता है और वहाँ पर उस लड़की को ये सारी बातें बता देता है। वो कहती है कि वो जो टेक्नीशियन है उसे आने में अभी भी 3-4 दिन लग जाएंगे। पर तभी अचानक से साइड में एक लड़की दूसरी वर्कर से झगड़ा करने लगती है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी एक माइनर को हायर करना चाहती है और वो लड़की उस लेबर को जब भी पेमेंट करेगी जब उसका माइनिंग सक्सेसफुल होगा। तभी वहाँ कूर आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहती है अच्छी तरह से सोच लो क्योंकि इसमें तुम्हें पेमेंट नहीं भी मिल सकती। लेकिन बीच में वो लड़की कहने लगती है कि मैं इस बच्चे को हायर करना नहीं चाहती, क्या कोई और नहीं है? रिसेप्शनिस्ट कहती है अगर आप किसी और को हायर करना चाहती हैं तो आपको 10 सिल्वर कॉइन देने होंगे। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कूर से कहती है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो सोचने लगती है कि वो लड़की काफी क्यूट है, शायद कूर की दाल यहाँ गल सकती है। पर तभी दूसरी वर्कर उसे जगाती है और उससे कहती है आखिरकार तुम कहाँ खो गई? कूर का पेमेंट आया है तो जल्दी देखो। पर वो वर्कर कूर का पेमेंट देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन काम को करने के बाद 200 गोल्डन कॉइन मिले होते हैं, जिस वजह से वो शॉक होकर वो जो सैंड बैग रखे हुए थे उनसे टकरा कर गिर जाती है। और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर ये सैंड बैग यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? वर्कर उसे बताती है हमें इन सैंड बैग को लौटाना है क्योंकि ये कोई नॉर्मल सैंड बैग नहीं है। इस सैंड बैग से मेजर किया जाता है कि एक बंदे के अंदर कितना माना है। अगर कोई भी सैंड बैग को उठाता है और उसके अंदर ज्यादा माना होगा तो ये सैंड बैग उसके लिए बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, और अगर उस बंदे के अंदर कम माना होगा तो ये सैंड बैग बहुत ही हल्का हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो जो वर्कर थी वो जब उस सैंड बैग को उठाती है तो वो बहुत ही हल्का था। वो कहती है कि ये तो बहुत ही हल्का है, पर उस दिन जब कूर ने इसे उठाया था तो उसे तो बहुत ही दिक्कत हुई थी। आखिरकार कूर क्या चीज है? और इसका मतलब है कि कूर के अंदर बहुत ही ज्यादा माना है। दूसरी तरफ कूर और यूलिशिया अपने माइनिंग के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक टेंट भी लगा हुआ था। कूर उससे कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ एक ही टेंट में नहीं सो सकता क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर यूलिशिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया घूमी है पर तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी। पर यूलिशिया बहुत शर्माने लगती है और कूर को मारकर कहती है ऐसा मत कहो। जिसके
जिसके बाद ये लोग वहाँ आग जलाते हैं और यूलिशिया कूर को एक उबला हुआ आलू देती है और कूर उसे पाकर बहुत ही खुश होता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है। यूलिशिया उसे कहती है इसे हम कुकिंग नहीं कह सकते, मैंने बस उसे उबाल दिया। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे लिए खाना पकाया था, इसलिए मैं खुश हूँ। जिसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है गोनलो और बाकी के लोग तो मेरे साथ खाते भी नहीं थे, पर शायद यूलिशिया उन जैसी नहीं है। वहीं यूलिशिया उसे देखकर बहुत ही शौक होती है कि कूर इतनी छोटी सी चीज को देखकर ही खुश हो गया। अब अगले सीन में रात हो जाती है तो वो दोनों टेंट में सोने चले जाते हैं, पर यूलिशिया के साथ में होने की वजह से कूर तो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो जब यूलिशिया को मुड़कर देखता है तो वो दिखता है कि उसने तो कुछ पहना हुआ ही नहीं है, वो पूरी नेकेड है। ये देखकर वो शौक हो जाता है और कहता है यूलिशिया तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं एक लड़का हूँ और मुझे तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहिए। ये कहकर वो टेंट से बाहर चला जाता है, पर हम देखते हैं कि यूलिशिया जाग रही थी और उसने ये सब इसलिए किया है जिससे उसे कूर पर भरोसा हो जाए कि वो उसके साथ कुछ गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हफ्ते तक साथ रहने वाले हैं। जिसके बाद वो सो जाती है। अब अगली सुबह होते यूलिशिया देखती है कि जो कूर था वो पूरी रात बाहर सो गया था। जिसके बाद कूर भी उठ जाता है। यूलिशिया उससे कहती है जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हमें 10 गोल्ड कॉइन जमा करने हैं। कूर उससे पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि हम माइनिंग कहाँ करेंगे। यूलिशिया उससे कहती है हम आसपास में कर लेंगे, पर कूर कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं पहले आसपास चेक कर आता हूँ कि हमें कहाँ पर माइनिंग करके ज्यादा फायदा होगा। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ कूर यूलिशिया को लेकर एक जगह पर पहुँच जाता है और उसको एक पत्थर लेकर उसे तोड़कर उसके अंदर दिखाता है कि उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे। ये देखकर यूलिशिया काफी शौक हो जाती है क्योंकि पहली बार में ही उन्हें ब्लू क्रिस्टल मिल गए। और ऐसे ही कुछ समय काम करने के बाद हम दिख पाते हैं कि कूर ने बहुत सारे क्रिस्टल जमा कर लिए थे, जो देखकर यूलिशिया शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या अब हम इन्हें बेचने वाले हैं। कूर कहता है नहीं रुको जरा, अगर हम इन्हें ऐसे बेचेंगे तो इनकी कीमत हमें बहुत ही कम मिलेगी, मुझे पहले इन्हें मैजिक स्टोन में बदलने दो जिससे हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। यूलिशिया कहती है लेकिन उसके लिए तो हमें मैजिक क्राफ्टमैन चाहिए जो कि हमें किंगडम में मिलेगा। पर इसी बीच हम दिखते हैं कि कूर उस क्रिस्टल को लेकर मैजिक स्टोन में बदल देता है। ये देखकर यूलिशिया और भी ज्यादा शौक हो जाती है। मैंने तो सुना था सबसे छोटा मैजिक स्टोन बनाने में भी एक मैजिकल क्राफ्टमैन को भी 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, लेकिन तुमने तो 1 सेकंड में बना दिया। पर कूर उससे भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको तो कुछ और ही समझ आता है। उसको लगता है जो कोई ज्यादा समय में बनाता है उसके पास ज्यादा माना होता है और जो कोई कम समय में बनाता है उसके पास कम माना होता है, मतलब ये तो उल्टा ही समझता है। उसके मुंह से ये सुनकर यूलिशिया कहती है शायद ये मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ रहा। अब अगले सीन में यूलिशिया कहती है कि मैं इन मैजिक क्रिस्टल को बेच कर आती हूँ। तो कूर कहता है ठीक है तुम जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। ठीक है तो अपना ध्यान रखना, मैं कल सुबह तक यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ यूलिशिया उन मैजिक स्टोन को बेचने के लिए पहुँच जाती है, लेकिन वो जो आदमी था वो उससे पूछता है कि ये किस एक्लियर ने बनाया है। यूलिशिया फंस जाती है और अपने मन में कहती है मुझे पता था वो लोग यही पूछने वाले हैं। जिसके बाद वो अपना रॉयल साइन निकालती है, जो देखकर उस बंदी को अपनी औकात पता चल जाती है और वो उससे माफी मांगने लगता है। तो यूलिशिया उससे कहती है मैं तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किंगडम जाना है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करके एक किंगडम की शॉप में पहुँच जाती है। फिर यूलिशिया वहाँ जाकर एक मैजिक क्रिस्टल को दिखाती है तो शॉपकीपर कहती है ये उतना ज्यादा नहीं चमक रहा, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें बहुत कम मिलेगी। यूलिशिया कहती है लगभग 10 सिल्वर कॉइन तो मिल ही जाएंगे ना। पर वो लड़की कहती है रुको जरा, मुझे एक बार और चेक करने दो। और फिर वो जैसे ही चेक करके वापस लौटती है वो उससे कहती है इसके बदले मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। यूलिशिया तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उससे कहती है आखिरकार तुम क्या कह रही हो। वो लड़की कहती है भले ही इसके अंदर जो माना है वो काफी ज्यादा कम ग्लो कर रहा है, लेकिन वो माना काफी ज्यादा है, वो काफी अच्छी तरह से सील किया गया है जिससे वो लीक ना हो। जिसके बाद यूलिशिया उसे बाकी के क्रिस्टल भी दे देती है, जिसके बदले उसे 500 गोल्डन कॉइन मिल जाती हैं और यूलिशिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो लड़की उसे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो तुम इस क्रिस्टल को मेरी दुकान के अलावा किसी और की दुकान में नहीं बेचोगी, और दूसरी बात आखिरकार ये क्रिस्टल किसने बनाया है। यूलिशिया उससे कहती है माफ करना लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। पर वो लड़की उससे जिद करने लगती है मुझे बताओ, मुझे जानना है। पर यूलिशिया उससे कहती है नहीं, मैं उसके बिना बताए उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं चाहती। वो लड़की कहती है ठीक है, पर अगर वो इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसे डायरेक्टली किंगडम में भी काम मिल सकता है। यूलिशिया कहती है ठीक है, तो मैं उस
उससे बात करूंगी। जिसके बाद वो उसी हेलो वर्कशॉप में जाती है और उस वर्कर से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वर्कर उससे कहती है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो एक साथ कहते हैं कि आखिरकार कूर कौन है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन दोनों का सवाल एक ही था। फिर वो वर्कर कहती है मुझे माफ करना, मैं किसी के बिना बताए उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। पर तब यूलेशिया अपना रॉयल साइन निकालती है जिस वजह से उस वर्कर को जितना भी कूर के बारे में पता है उसे सब कुछ बताना पड़ता है। फिर यूलेशिया को मालूम पड़ता है कि वो बस जी रैंक का है और वो पहले एक बहुत ही बड़ी पार्टी के लिए काम भी करता था पर वहाँ से उसे निकाल दिया गया। यूलेशिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए, ये जो 500 गोल्डन कॉइन है ये कूर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। ये सुनकर वो वर्कर शॉक हो जाती है। यूलेशिया उससे कहती है मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि कूर की आइडेंटिटी किसी को पता ना चले वरना उसको खतरा हो सकता है और वो वर्कर भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन जैसे ही सुबह यूलेशिया अपने बेस पर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि कूर ने तो एक ही दिन में वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लकड़ी का घर बना दिया था। यूलेशिया शॉक होकर पूछती है तुमने एक दिन में ये कैसे बना दिया। वो कहता है तुम शॉक क्यों हो, हमारे विलेज में सभी को ये घर बनाने में इतना ही समय लगता है। फिर अगले सीन में हम फ्लेमिंग ड्रैगन टीम को दिखते हैं जो कि कूर की पुरानी टीम थी और वो बहुत बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे लेकिन उसके सामने ये सभी कमजोर थे। गोलनोवा अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज भी नहीं कर पा रहा था और मेलेफिस भी बहुत कमजोर हो गई थी और इन्होंने जिस नए बंदे को अपनी टीम में लिया है कूर के बदले वो नल्ला भी इनके किसी काम का नहीं है। ये सब देखकर बंडना कहती है शायद से हमारी टीम के अब बैल लगने वाले हैं। वहीं यूलेशिया कूर को बताती है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में डायरेक्टर बनने का ऑफर आया है। पर ये सब जानकर कूर कहता है मुझे तो लगता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, भला मुझे कौन काम देगा। पर यूलेशिया कहती है वैसे तुम इस ऑफर के बारे में क्या कहना चाहोगे, ऑफर तो काफी अच्छा है पर मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कर्ट अपनी पुरानी टीम में वापस जाना चाहता है और हाल फिलहाल तो वो यूलेशिया के साथ काम कर खुश है। कूर उससे पूछता है वैसे उन क्रिस्टल को बेचकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिले या नहीं। यूलेशिया कहती है उन क्रिस्टल को बेचकर जो पैसे मिले मैंने उनमें से एक कॉइन ले लिया और मैंने बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए क्योंकि उन क्रिस्टल को बनाने वाले तुम थे। लेकिन अगर हम एक साथ इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मैं जल्दी अपना पूरा टैक्स भर पाऊंगी। कूर कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। यूलेशिया उससे कहती है मुझे लगता है कूर शायद से तुम कल अच्छे से सो नहीं पाए। पर कूर बताता है कि उसके लिए बस 6 घंटे की नींद ही काफी है। ये सुनकर यूलेशिया सोच में पड़ जाती है कि वो 6 घंटे सो लिया पर इस लकड़ी के घर को बनाने में तो काफी ज्यादा समय लगा होगा। यूलेशिया को ऐसे देखकर कूर को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा सो लिया क्योंकि अपनी पुरानी टीम में बस उसे 4 घंटे ही सोने के लिए मिलते थे। तो अब वो कहता है ज्यादा सोकर मैंने अपना समय खराब कर दिया इसलिए अब मैं और मेहनत करूंगा। और ये सुनकर यूलेशिया शॉक हो जाती है। अब अगले सीन में ये लोग माइनिंग करने जाते हैं जहाँ कूर कहता है इस जगह के आसपास ही कोई क्रिस्टल की माइन होगी पर 50 मीटर से ज्यादा गहराई में मत खोदना। कूर उस जगह पर माइनिंग करने जाएगा जहाँ उन्होंने पहले माइनिंग की थी और ये बताकर कूर वहाँ से चला जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दिखते हैं कि बहुत देर माइनिंग करने के बाद यूलेशिया को आखिरकार एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाता है। यूलेशिया कहती है वो कूर की मदद से इसे मैजिक क्रिस्टल में बदल देगी जिसके बाद ये काफी महंगा बिचेगा पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं उससे ये काम फ्री में ना करवाऊं। ये सोचते सोचते यूलेशिया कूर के पास जाने लगती है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कूर ने एक बड़े से पहाड़ में एक माइनिंग बना ली थी। जब वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि ये माइनिंग तो अंदर ही अंदर बहुत चमक रही है और ये जगह तो काफी बड़ी है पर उसे समझ नहीं आता कि कूर ने इतने कम समय में इतनी बड़ी जगह की माइनिंग कैसे कर दी। तभी कूर वहाँ आकर कहता है तो तुम यहाँ आ गई। यूलेशिया कहती है हाँ वैसे अब तक तुम्हें यहाँ क्या मिला। ओ कुछ खास नहीं, बस मामूली से पत्थर। उसके बाद कूर उन बेकार क्रिस्टल को एक अलग बॉक्स में डालने लगता है पर उन क्रिस्टल को देखकर यूलेशिया कहती है ये तो काफी प्यारे पत्थर हैं। हाँ यहाँ पर ऐसे काफी सारे मिथिरल बेकार हैं। लेकिन मिथिरल शब्द सुनकर यूलेशिया शॉक हो जाती है। हमें पता चलता है कि कूर के गांव में मिथिरल की इतनी ज्यादा खेती होती है कि ये लोग मिथिरल को फेंक देते हैं। पर यूलेशिया शॉक होकर मन में कहती है मिथिरल तो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती होता है और ये उसे फेंक देती हैं। मिथिरल एक ऐसा कीमती मेटल होता है जो पूरी
दुनिया में बहुत ही कीमती है, सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती। पर कूर को इसकी कीमत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जिसके बाद यूलेशिया को पता चलता है कि कूर यहाँ ओरिकल मेटल को ढूंढने आया है। ओरिकल एक ऐसा मेटल है जिसे कि ईश्वर का मेटल कहा जाता है। यूलेशिया कहती है पर इनका मिलना तो लगभग नामुमकिन है। कूर कहता है नहीं, 7 किलोमीटर की माइनिंग करने पर ये मेटल आसानी से मिल जाता है। ये सुनकर यूलेशिया सोचती है इसका मतलब कि कूर ने 8 घंटों में 7 किलोमीटर की माइनिंग कर ली और फिर वो वापस भी आ गया। यूलेशिया कहती है और फिर उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे का क्या हुआ? कूर बताता है कि उसने उसे भर दिया। और ये सुनकर तो यूलेशिया और भी ज्यादा शौक हो जाती है कि उसने इतने कम समय में ये भी कर दिया। जिसके बाद कूर उससे पूछता है कि क्या मुझे इस गुफा को भी भर देना चाहिए? यूलेशिया कहती है नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कूर ने जो पहाड़ के नीचे गुफा बना दी है उससे समाइला टाउन और लॉर्ड टाइकन टाउन के बीच में एक रास्ता बन गया है। और इस रास्ते से जो भी एडवेंचरर जाएगा उसे यूलेशिया को पैसे देने होंगे। अब इसके 2 दिन बाद हम कूर को समाइला टाउन में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पुरानी टीममेट बंडना से मिलता है। और कूर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या बाकी सब भी यहाँ आए हैं? पर बंडना कहती है नहीं, फ्लेमिंग ड्रैगन टीम अब नहीं रही। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि गॉन लोआ को एक रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उस रेस्टोरेंट के वर्कर बाहर आकर कहने लगते हैं अरे उसे पकड़ो, उसने हमारे पैसे नहीं दिए। तभी वहाँ बंडना आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बारे में बताया और तुम गुस्सा होकर वहाँ से आ गए। तभी गॉन लोआ और गुस्से में कहता है कूर ने जो मीट बनाया था क्या वो अभी भी है? बंडना कहती है नहीं, हमने उसे पूरा खा लिया था। गॉन लोआ उससे कहता है कूर को पकड़कर जल्दी से यहाँ ले आओ और अगर वो नहीं माने तो मुझे उसे मारना होगा। बंडना कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़कर ले आऊंगी। और उससे टेलीपोर्टेशन स्टोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके पीछे तो काफी सारे गार्ड्स लग जाते हैं जो कि गॉन लोआ को पकड़ने के लिए जा रहे थे। बंडना अपने मन में कहती है हाँ, अब तुम पकड़े जाओगे और जेल में जाओगे, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी गॉन लोआ। हमें पता चलता है कि असल में ये सब बंडना का ही प्लान था गॉन लोआ को पकड़वाने के लिए। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि वो कूर को ये सब नहीं बता सकती। वो उससे कहती है कि मुझे उन लोगों ने निकाल दिया। कूर ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है इससे तो मैं फ्लेमिंग ड्रैगन टीम में और नहीं जा सकता। वहीं जो बंडना थी उसको कूर के असली टैलेंट के बारे में पता था। वो जानती है कि कूर कितना ज्यादा कमाल का है। वो कहती है तुम हेलो वर्क में जा रहे हो ना काम ढूंढने के लिए? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरा एक दोस्त है और उसकी वर्कशॉप में काम करने के लिए एक आदमी चाहिए। क्या तुम वहाँ पर जाकर मदद कर दोगे? पर इस सबसे कूर काफी कंफ्यूज हो जाता है। बंडना उससे कहती है तुम्हें तो पता है ना कि इस कंट्री में बस 15 एक्लियर मास्टर हैं जिनके पास परमिशन है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो तुम्हें मदद तो करनी चाहिए। कूर थोड़ा सोचकर कहता है क्या मैं उनके काम आऊँगा? बंडना कहती है ऑब्वियसली आओगे, मैं तुम्हें रिकमेंडेड कर रही हूँ। तो कूर इसके लिए मान जाता है और बंडना उसे उस जगह का मैप दे देती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो वर्कशॉप जिनको एटलियर्स और फैसिलिटीज कहा जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि एटलियर्स मास्टर के पास एटलियर वर्कशॉप होता है जहाँ पर की प्राइमरी सेल, मेडिसिन, मैजिक सॉर्ट और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। और उस वर्कशॉप का जो मास्टर होता है उसको ऑफिशियल परमिशन दिया जाता है और उसी को एटलियर मास्टर कहा जाता है। वहीं हम कूर को दिखते हैं जो कि उस घर के सामने पहुंच जाता है और कहता है ये तो एक वर्कशॉप नहीं लग रहा, क्या ये किसी का घर है? वो जब बेल बजाता है तो एक प्यारी सी लड़की उसके लिए दरवाजा खोलती है। उसे देखकर कूर कहता है क्या आप ये एटलियर मास्टर हो? वो कहती है नहीं, मैं तो उनकी असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम मिशेल है। जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि कूर उनकी मदद करने के लिए आया है वो काफी खुश हो जाती है और फिर कूर को अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर जाते ही कूर को बहुत भयानक बदबू आती है और हमें पता चलता है कि कूर को यहाँ साफ सफाई के काम के लिए बुलाया है। इन लोगों ने 3 हफ्ते तक किचन की सफाई नहीं की होती है। पर कूर कहता है कि मैं इस सबको साफ कर दूंगा। मिशेल की मास्टर उसे आवाज लगाती है तो वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद कूर सफाई के लिए तैयार हो जाता है और हम अगले पल में ही दिखते हैं कि वो पूरा का पूरा किचन साफ कर देता है। और अब क्योंकि कूर के पास करने को कुछ नहीं होता इसलिए वो मिशेल को ढूंढने लगता है। थोड़ा चलकर उसे एक रूम दिखता है। वो जब गेट खोलकर अंदर जाता है तो वो दिखता है कि वहाँ एक सुंदर सी लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो उसे बताता है कि उसका नाम कूर है और वो यहाँ काम करने के लिए आया है। वो लड़की उसे बताती है एटलियर मास्टर अभी बेसमेंट में गए
गई हैं कुछ काम करने के लिए। पर अचानक से कूर को इस लड़की के पेट पर एक कर्ज का निशान दिखाई देता है। तो कूर उससे पूछता है कि क्या वो इस कर्ज को देख सकता है। कूर उस कर्ज को देखकर समझ जाता है कि ये उस लड़की के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। पर तभी भूख लगने की वजह से इस लड़की के पेट में से चूहे कूदने की आवाज आने लगती है, जो सुनकर कूर कहता है मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। जिसके बाद कूर किचन में जाता है और इतनी देर बाद कूर को एहसास होता है कि वो कब से उस लड़की की बॉडी को देख रहा था, वो भी बिना कपड़ों के। और इसी बारे में सोचते हुए वो गिर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ यूलेशिया मिमी से पूछती है कि इसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर यूलेशिया मिथिलियम और ऑरिकैल्कम को बेचने आई थी और इसकी कीमत मिमी को 500 गोल्ड कॉइन बताती है। यूलेशिया पूछती है कि अगर कूर के बारे में बाहर किसी को पता चल गया तब उसके साथ क्या होगा। वो बताती है या तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। मैंने सुना है कि उसे फ्लेमिंग ड्रैगन टीम से निकाल दिया गया था। मिमी पूछती है तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी। यूलेशिया बताती है कि वो कूर को एक एटलियर मास्टर बनाना चाहती है और फिर वो खुद उसकी बॉडी गार्ड बन जाएगी। पर दिक्कत ये है कि कूर को खुद अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं है। दूसरी ओर कूर उस लड़की के लिए खाना बना चुका था, पर तभी वहाँ पर मिशेल आती है, वो भी एटलियर मास्टर लेडी ऑफ एलिया के साथ। कूर उनसे कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपकी परमिशन के बिना आपका किचन यूज किया। वैसे मैं ये खाना उस लड़की के लिए बना रहा हूँ जिसका रूम पीछे है। पर ये बात सुनते ही मास्टर उससे कहती हैं, सुनो तुम उस लड़की के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करोगे। कूर उससे कहता है हाँ। जिसके बाद मास्टर उससे कहती हैं ठीक है, तो आज तुमने बहुत काम कर लिया। और वो उसे आज के पैसे देकर कहती है कि अब तुम कल आना। और जितने पैसे वो उसे देती हैं, कूर को वो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। जिसके बाद कूर उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही मास्टर कहती हैं आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई, एक आउटसाइडर ने आखिर उनसे बात कैसे की। पर अभी के लिए मुझे अपना ध्यान उस कर्ज को हटाने पर लगाना होगा। जिसके बाद हम दिखते हैं कि मास्टर उस लड़की के लिए खाना लेकर जाती हैं और उस लड़की को अच्छे से कपड़े भी पहनाती हैं, क्योंकि उस लड़की को ढंग से कपड़े भी पहनना नहीं आता। पर तभी फिर से उसके पेट में चूहे कूदने की आवाज आती है। तो लेडी एलिया कहती है कि मैं इसे चेक कर लेती हूँ, फिर आप इसे खा लीजिएगा। जिस पर वो लड़की कहती है इसे चेक मत करो, मेरा दिल कहता है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है और मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर ये कर्ज किसने लगाया, इसलिए वो अब तक हर किसी पर शक करती आई है। पर आज उसकी अंतरात्मा कह रही है कि उसे उस लड़के पर भरोसा करना चाहिए। और ये सुनकर लेडी एलिया भी कुछ नहीं कहती और ये लड़की उस खाने को खाने लगती है और उसे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पर अगले ही पल उसे दर्द होने लगता है, जो देखकर लेडी एलिया कहती है जरूर उस लड़की ने इसमें जहर मिलाया होगा, आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। पर अगले ही पल में वो लड़की खड़ी होने लगती है। लेडी एलिया उसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, और अगले ही पल वो लड़की पूरी ठीक हो जाती है। और तभी लेडी एलिया शॉक हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के ऊपर जो कर्ज लगा हुआ था वो उस कर्ज से आजाद हो जाती है। लेडी एलिया कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं हम एक शख्स को दिखते हैं जो कि कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो कर्ज कैसे हट गया, उसका हटना तो नामुमकिन था। पर इसके सामने बैठा शख्स कहता है अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब राजकुमारी को मरना होगा। जिसके बाद हम दिखते हैं कि लेडी एलिया मिमिको से मिलने जाती है, जहाँ मिमिको से बताती है ये मेरी दोस्त यूलेशिया है, तो आप इसके सामने बात कर सकती हो। वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा दिखाती है तो मिमिको और यूलेशिया उसके सामने झुक जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की रॉयल कैपिटल की तीसरी राजकुमारी है, जिनका की नाम लेडी लीजलॉट है। और यहाँ इन दोनों को जानने को मिलता है कि राजकुमारी के ऊपर एक कर्ज लगा हुआ था, कोई उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि लेडी लीजलॉट महाराज और ईस्ट एम्पायर गुरुमुख की राजकुमारी फ्रांसिस की इकलौती संतान है, यानी ये दो राज्यों के बीच शांति का प्रतीक है। पर कोई शख्स इन्हें मारकर इस शांति को तबाही में बदलना चाहता है और प्रिंसेस को सही सलामत देखकर मिमिको ने गले लगा लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर पता लगाने आई हैं कि प्रिंसेस पर कर्ज लगाने वाला शख्स कौन था। तभी मिमिको पूछती है कि वो कर्ज तो बहुत ताकतवर था ना, तो उसे किसने हटाया। प्रिंसेस बताती है कि उस प्यारे लड़के का नाम कूर था और कूर का नाम सुनकर वो दोनों शौक हो जाती हैं। फिर हम अगली सीन में देखते हैं जहाँ जब यूलेशिया को पता चलता है कि कूर के बनाए हुए खाने की वजह से प्रिंसेस ठीक हो गई, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर मिमी को बताने लगती है कि जिसने भी लीजे को मारने की कोशिश की या उसके ऊपर कर्ज लगाया वो रॉयल कैपिटल के अंदर ही है और वो इन 3 बंदों में से एक हो सकता है। पहला फारसस का फर्स्ट
जनरल, दूसरा चर्च का क्रिस्टिन मेनोलोफ और तीसरा रॉयल मैजिस्ट्री की थर्ड क्वीन इसरोरा। लीजी बताती है कि इसरोरा उसकी स्टेप मॉम है और वो रॉयल कैपिटल के अंदर फ्रीली कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सानोबा इसमें हो सकता है। यूलेशिया कहती है अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। तभी ओफेलिया बताने लगती है जिसने ये किया है उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। मिमी को कंफ्यूज होकर उससे पूछती है कि कैसा प्लान। ओफेलिया बताती है कि लीजे बहुत जल्दी 15 की होने वाली है, जिसके बाद वो एडल्ट हो जाएगी और उसको 1 साल के लिए ट्रेन करने के लिए छोड़ना पड़ेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर हम एक एटलियर बनाएंगे। असल में हम एक ऐसा एटलियर बनाएंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक फिक्शनल एटलियर मास्टर होगा और लीजे वहीं ट्रेन करेगी, जिसके बाद जो एटलियर मास्टर होगा उसके बारे में जो कैल्पिट है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देगा। अगर वो एटलियर मास्टर पहले से ही एग्जिस्ट करता होगा तो कैल्पिट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। ओफेलिया कहती है तो इसी वजह से तो हमें एक नया एटलियर मास्टर चाहिए होगा जिसे कि हम लोग ही बनाएंगे। ये सुनने के बाद यूलेशिया कहती है मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो एक मैजिक क्रिस्टल को लेकर ओफेलिया को दिखाने लग जाती है और उस मैजिक क्रिस्टल को देखकर ओफेलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये कोई हाई ग्रैंड का मैजिक क्रिस्टल है। यूलेशिया जब उन्हें बताती है कि ये कूर ने बनाया है तो ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं। इधर कूर काम करने के लिए ओफेलिया के घर पर चला जाता है पर वहाँ का दरवाजा बंद होता है। तभी ठीक समय पर वहाँ मिशेल आती है। कूर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये बंद क्यों है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। मिशेल उसे बताती है कि उसके जाने के बाद वो दोनों कहीं चले गए तो आज तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ये सुनने के बाद कूर तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद से उसने कुछ गलत कर दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तभी वो दिखता है कि उसके साइड में एक पार्टी काफी ज्यादा चिंता में थी क्योंकि उनके पास एक मेंबर कम था। उनको एक और मेंबर की जरूरत थी जिससे उनकी पार्टी पूरी हो जाए और कूर ये सुनकर थोड़ा सोचता है और उनके पास जाकर कहता है क्या मैं आपकी पार्टी में टेम्पररी एक मेंबर बनकर काम कर सकता हूँ, मैं चीजें उठाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है हम तुम जैसे बच्चे को नहीं ले सकते, आखिर तुमने हमें एडवेंचरर को समझ के रखा है। पर तभी उसकी टीम का एक मेंबर उसे मारता है और उसने जो कुछ भी बोला उसके लिए कूर से माफी मांगता है। माफ करना मेरी बहन थोड़ी सी रूड है, असल में हमें एक स्ट्रॉन्ग मेंबर चाहिए जो 200 किलो वजन को आराम से उठा पाए। कूर कहता है मैं आराम से 200 किलो वजन को उठा सकता हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आप दोनों को भी उठा सकता हूँ। और वो उनमें से एक बंदे को उठा लेता है। दूसरा बंदा ये देखकर शौक तो होता है पर वो कहता है पर तुम मुझे नहीं उठा सकते क्योंकि बस मेरा आर्मर ही 200 किलो का है। पर कूर उसे भी आराम से उठा लेता है, जो देखकर रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो तालियां मारने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं और इस बंदे का नाम कांस होता है जो कि एक हैवी वॉरियर है और इस बंदे का नाम होता है टांसो जो कि एक समुराई है और इस लड़की का नाम है सीना जो कि एक रेंजर है। तो फिर कूर भी अपना इंट्रोडक्शन करता है और उनसे कहता है कि मेरी जैसे मामूली बंदे को अपनी टीम में लेने के लिए तुम्हारा थैंक यू। पर उसकी इस बात को सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा मजाकिया है। जिसके बाद वो एक डंजन में जाने वाले थे पर तभी कूर के पैर पर एक स्लाइम लग जाता है तो कूर इससे बहुत डरने लगता है। तो सीना उसे कहती है कूर उसे मार दो तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कूर तो उसे मार भी नहीं पाता और अपने पैर पर ही चाकू मार लेता है। जिसके बाद सीना उसके पास जाती है और चाकू लेकर उस स्लाइम को खत्म कर देती है और कूर से कहती है तुमने कहा था कि तुम कॉम्बैट स्किल में बहुत ही बेकार हो पर तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही बेकार हो। इस सब से कूर उदास हो जाता है और उससे कहता है मुझे माफ करना। कांस कहता है कूर तुम फाइट को हमारे ऊपर छोड़ दो, बाकी तुम संभालना। कूर तुम्हारा काम है बस चीजों को उठाना, ज्यादा चिंता मत करना क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और इन सब का ऐसा बर्ताव देखकर कूर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि जब मैं अपनी पहली पार्टी में था तो वो लोग मुझ पर कितना गुस्सा होते थे, लेकिन ये लोग उनके जैसे नहीं हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। जिसके बाद वो लोग डंजन में जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा डार्क था, जिस वजह से सीना लुमिनस को चारों ओर छिड़क देती है जिससे कि वहाँ थोड़ा उजाला होता है। जिसके बाद वो डीप जाते हैं जहाँ उन्हें एक गॉब्लिन दिखता है, लेकिन टाउन्स उस गॉब्लिन को काफी ज्यादा आसानी से मार देता है, जिस वजह से बाकी के गॉब्लिन को गुस्सा जाता है और उनका झुंड उन्हें चारों ओर से घेर लेता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि गॉब्लिन्स एंट्रेंस से भी आ रहे हैं। वो सभी काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी कूर कहता है यहाँ पर शायद एक सीक्रेट डोर है। तभी कूर वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खोल देता है जो देखकर उन्हें राहत मिलती है। पर तभी सीना रूम के अंदर जाकर
अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। कूर से कहने लगता है, सीना ये तुमने क्या किया? कांस और टांसो अभी भी बाहर है। सीना उदास होकर कहती है, मुझे पता है। वहीं बाहर से कांस कह रहा था, कूर यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं, हम कुछ भी कर ले यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, तुम बस अंदर रहकर मेरी बहन का ख्याल रखना। पर कूर कहता है, कांस ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी। ये सुनकर सीना गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तुम बस उन्हें मुश्किल में डालोगे और तो और तुम एक स्लाइम तक नहीं मार सकते। वहीं पर सीना का बर्ताव देखकर कूर कहता है, सच बात तो ये है कि मुझसे ज्यादा सीना लड़ना चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन दोनों को दिक्कत हो। जिसके बाद सीना कहती है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरा भाई और डांसो मिलकर शायद उन सभी गॉब्लिन को मार देंगे और खुद को बचा लेंगे, पर पहले हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। और फिर वो वहाँ पर भी लुमिनियस छिड़क देती है, लेकिन जिसके बाद वहाँ पर जो वो दिखती है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आयरन ड्रैगन गोलेम थे। वहीं दूसरी तरफ यूलेशिया लीजे को छुपाकर कूर के पास आई थी। यूलेशिया उससे कहती है, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ छिप कर आई हो? लीजे कहती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि कूर को भी लगता है कि मैं एक मामूली लड़की हूँ। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कूर नहीं दिखता। तभी घर के बाहर से बंडना कहती है कि कूर अभी बाहर एक एडवेंचर पर गया है। जब यूलेशिया बाहर आकर दिखती है तो बंडना वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर यूलेशिया कहती है, आखिरकार कूर क्यों वहाँ पर गया? क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है? पर कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। और वो लीजे को यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकती, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम दिखते हैं कि वो दोनों उस केव के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर लीजे अपने मैजिक को यूज करती है और अपने सेंस करने की पावर को बढ़ा देती है। जिसके बाद वो कूर को सेंस कर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं यूलेशिया कहती है कि आखिरकार वो कूर को सेंस कैसे कर पा रही है, कहीं ये दोनों क्लोज तो नहीं आ गए। और ये सारी बातें सुनकर यूलेशिया थोड़ा जेलिस फील करती है। जिसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं और फाइटिंग का साउंड सुनकर यूलेशिया कहती है, लीजे तुम यहीं पर रुकना। लीजे फिर अपने मैजिक का यूज कर यूलेशिया की फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देती है और फिर वो जाकर कांस और डांसो की गॉब्लिन्स को मार के मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ सीना तो एकदम होप खो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन गोलेम्स थे। उसको पता चल गया था कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर वो रोती हुई कहती है, कूर हमें माफ करना, क्योंकि हमने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है। पर कूर उसे शांत कराते हुए कहता है, रोना बंद करो, हम सभी यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। फिर वो अपना चाकू निकाल के कहता है, पहले मैं इन ड्रैगन को संभालता हूँ। और फिर वो सीधा उन ड्रैगन के ऊपर जंप करता है और एक एक करके उनके सभी पार्ट को अलग अलग करने लगता है। वहीं वो ड्रैगन उस पर अटैक तो करते हैं, लेकिन कूर नहीं रुकता। वो उनके सभी पार्ट को अलग करके उनको एक ही बार में मार देता है। और ये देखकर सीना तो पूरी शॉक हो चुकी थी और वो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। कूर कहता है कि पहले मैं ड्रैगन माइनिंग किया करता था, तो ये काम मेरे लिए आसान है। और तभी वहाँ पर यूलेशिया जाती है और कहती है, कूर तुम ठीक तो हो ना? पर यहाँ पर चल क्या रहा है? सीना उसे बताती है कि कूर ने बस एक ड्रैगन की मदद से उन सभी आयरन ड्रैगन को खत्म कर दिया। तभी कूर यूलेशिया के पास आकर उससे कहता है, यूलेशिया हमें जल्दी से डांसो और कांस की मदद करनी होगी। पर यूलेशिया उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, वो दोनों इंजर्ड है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर कूर को अच्छा लगता है। वहीं पर यूलेशिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और अपने मन में कहती है, रैंक टेस्ट में ये सभी चीजों में 0 रैंक पर था, लेकिन इसकी एबिलिटीज और पावर्स S रैंक की तरह हैं। फिर अगले सीन में ये सभी लोग साथ होते हैं और कांस यूलेशिया को थैंक यू कहता है उनकी मदद करने के लिए। यूलेशिया कहती है, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन मैं जाने से पहले कूर से कुछ पूछना चाहती हूँ। जल्दी एक न्यू एटिलियर ओपन होने वाला है और मैं वहाँ पर एक एडवेंचरर की तरह काम करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर काम करो। कूर कहता है, लेकिन अभी मैं साकुरा पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं इतनी अचानक से तुम्हें ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ? कांस कहता है, कूर हमारे बारे में मत सोचो, ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, इसे रिजेक्ट मत होने दो। यूलेशिया कहती है, हाँ एक और बात, वो एक न्यू एटिलियर है तो वहाँ और भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो अगर तुम आना चाहते हो तो वहाँ आकर काम कर सकते हो। ये सुनकर कांस खुश हो जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें वापस जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद कूर ड्रैगन के पार्ट को लेकर जाने वाला था, पर तभी यूलेशिया कहती है, कूर वापस जाने के बाद हम लोग तुम्हारा वापस से टेस्ट करेंगे, क्योंकि एटिलियर ज्वाइन होने से पहले तुम्हें अपनी असली एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कूर भी इसके लिए हाँ कह देता है। जिसके अगले सीन में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिमी को अपना इंट्रोडक्शन करती है और कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट करूंगी और हाँ मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफें सुनी है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ कूर साकुरा पार्टी के साथ बहुत ही मजे लेकर पार्टी कर रहा था, क्योंकि उन सभी को एटिलियर में न्यू जॉब मिला है और कूर
का टेस्ट रिजल्ट भी आ चुका था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्यूलिंग माइनिंग में भी रैंक का था और बाकी सब लोग सी रैंक के हैं। इधर हेलो वर्कशॉप में मिमी को बताती है कि रैंक करने की एक लिमिट होती है जो कि बस एस रैंक तक ही सीमित है, लेकिन कूर तो सभी चीजों में ट्रिपल एस रैंक तक का है, यहाँ तक कि उसका जो लेटेंट मैजिक है वो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। ये सुनकर यूलिशिया कहती है तो जो हम फेक एटिलियर बनाएंगे उसके लिए कूर एकदम परफेक्ट है। और जो वर्कर थी वो तो ये जानकर शॉक हो चुकी थी कि कूर ट्रिपल एस रैंक का है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो सभी लोग अपनी लोकेशन पर जा रहे थे और वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी कांस कहता है कि आखिरकार हमारा एटिलियर मास्टर कैसा होगा, पर जो यूलिशिया थी वो इस बात को टालने की कोशिश करती है। वहीं सीना बहुत ही ज्यादा परेशान थी और अपने मन में सोच रही थी कि इस बार मैं अपने भाई को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद जैसे ही वो लोग टाउन के पास पहुंचते हैं तो अचानक से जो कूर था वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। कूर बताता है कि वो यहाँ पर वॉल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया। फिर यूलिशिया उन सभी को एक खाली जगह पर लेकर आती है और उनसे कहती है यहीं पर ही होगा हमारा एटिलियर। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यूलिशिया क्या तुम पागल हो चुकी हो। यूलिशिया कहती है कि जो यहाँ पर कूर है वही यहाँ पर हम लोगों के लिए एटिलियर बनाएगा। जो सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कूर आखिरकार ऐसा कैसे बनाएगा। कूर तो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और कहता है ठीक है मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दो। तो यूलिशिया भी इस बात पर एग्री हो जाती है, जिसके बाद कूर उसे कुछ सामान की लिस्ट देता है और उससे कहता है कि इन चीजों को लेकर आना। वहीं पर सीना तो काफी ज्यादा हैरान थी और अपने मन में कह रही थी आखिरकार कूर ये सब भी कैसे कर सकता है। वहीं यूलिशिया इस चीज को नोटिस कर लेती है और जानने से पहले कूर से कहती है तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी हेल्थ का भी। जिसके बाद हम दिखते हैं कि वो सभी लोग एक रूम में थे और अचानक से सीना कूर के बारे में बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने देखा था उसने आयरन ड्रैगन को एक ही बार में हरा दिया था, ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आखिर कूर है कौन? यूलिशिया कहती है ठीक है हम इसके बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पर एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करता है। जिसके बाद यूलिशिया उन सभी को बता देती है कि लीजे एक प्रिंसेस है। जिसके बाद लीजे अपना इंट्रोडक्शन करती है और उन सभी लोगों को अपना सही ड्रैगन दिखाती है और उसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और सीना कहने लगती है क्या कूर भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है? यूलिशिया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो कूर के बारे में बात करने लग जाती है कि जब वो कूर से मिली थी तो वो जी रैंक का था, लेकिन कूर के अंदर कुछ अलग ही स्पेशल एबिलिटीज हैं जो कि उसको बाकियों से अलग बना देता है। और फिर हमने उसका टेस्ट वापस से किया तो हमें पता चला कि वो ट्रिपल एस रैंक का है। और ये सुनने के बाद मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कूर के ख्याल में ये बिल्कुल ही अलग चीज है क्योंकि वो कुछ चीजों में सी और बी रैंक का है और कुछ चीजों में ट्रिपल एस रैंक का है और इस चीज के बारे में हम कूर को भी नहीं बता सकते। सीना कहती है आखिरकार तुम उसे धोखे में कैसे रख सकते हो? जिसके जवाब में यूलिशिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कूर इन सब चीजों को मानेगा, लेकिन इस सब से सीना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग कूर के साथ गलत कर रहे हैं, तो गुस्से में चिल्लाने लगती है। पर कांस आकर उसे शांत करता है। तभी लीजे बताने लगती है कि कूर के बनाए हुए खाने को खाकर उसके ऊपर जो बचपन से कर्ज लगा हुआ था वो भी बिल्कुल मिट गया। ये सुनने के बाद उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो लीजे उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करती है कि मुझे बचपन से ही एक कर्ज दिया गया था और उस कर्ज को कोई भी मिटा नहीं पा रहा था। उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि वो कर्ज मुझे अंदर से डैमेज कर रहा था, लेकिन कूर के बनाए हुए खाने को खाकर वो कर्ज चला गया। जिसके बाद लीजे कूर की तारीफ करने लगती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। जिसके बाद लीजे उनसे कहती है कि तुम लोग मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट मत करो, मुझे कूर के दोस्त की तरह ट्रीट करो और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कूर के बारे में किसी को मत बताना और मेरे बारे में भी मत बताना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। तभी डांसुक कहता है एक तरीके से देखा जाए तो कूर ने हम लोगों की जान भी बचाई है, तो हम उसके सीक्रेट को किसी को नहीं बताएंगे, हम उसके साथ एक मिशन पर हैं। और कांस भी इसके लिए मान जाता है। जो सुनने के बाद लीजे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सीना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो यूलिशिया को काफी सारी बातें कहती है और वो उससे कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और ये क्या करो वहाँ से बाहर आ जाती है और वो अपने मन में कहती है कि मुझे कूर को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए क्योंकि उसे भी सच जानने का हक है। और ये सोचते सोचते जब वो कूर के पास पहुँचती है तो पूरी शौक हो जाती है क्योंकि कूर ने कुछ ही घंटों में बहुत सारा काम कर दिया था। कूर से कहता है आखिरकार इसमें चौंकने वाली बात क्या
है क्योंकि बस गड्ढे का काम ही तो कंप्लीट हुआ है। एक बी रैंक का एडवेंचरर भी ये बहुत ही आसानी से कर सकता है। और ये सुनकर सीना को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसे पता है कि एक बी रैंक का एडवेंचरर भी इतनी आसानी से ये काम नहीं कर सकता। फिर सीना कूर से पूछती है कि तुम्हें कोई भी इस तरीके से कोई भी काम दे देता है तो क्या तुम परेशान नहीं होते? कूर कहता है परेशान, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये सब करना बहुत ही पसंद है। और ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है। और कूर की खुशी देखकर सीना को याद आता है कि यूलेशिया ने कहा था कि कूर प्योर हैंडेड है। और ये सब देखकर सीना को भी रियलाइज हो जाता है, जिसके बाद वो कूर से कहती है कि कूर हम आज से काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। जिसके अगले सीन में हम डांजो को दिखते हैं जो कि बंडना के साथ कुछ बात कर रहा था। असल में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था जिसके बदले वो बंडना को पैसे भी देता है। फिर अगले सीन में हम एक बंदे को दिखते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन वो लड़की वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाती है, जो देखकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। मुझे साकुरा की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा और मुझे पता चला है कि वो तीसरी प्रिंसेस के साथ काम कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसे रास्ते से हटाना होगा। तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता है, क्या तुम चावल में से कंकड़ निकालने का काम कर रहे हो? ये सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है कि आखिरकार उसे ये बात किसने कही। जब वो पीछे मुड़कर दिखता है तो हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डांजो है। और हमें पता चलता है कि डांजो बंडना से इस बंदे के बारे में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वहीं ये बंदा डांजो को देखकर वहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि आखिरकार अचानक से इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। लेकिन भागते भागते वो अचानक से गिर जाता है क्योंकि डांजो ने पहले ही वहाँ ट्रैप बिछा दिया था। तभी वहाँ पर डांजो भी आ जाता है और उस बंदे को काफी सारी चीजें बताने लगता है, जो सुनकर वो बंदा डर जाता है और कहता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और तुम्हें पता है ना, पहले हम दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन डांजो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा डर गया था। तभी डांजो कहता है, मैं तेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ और अगर तू मेरे या मेरे दोस्तों के आसपास दिखाई दिया तो मैं तुझे वहीं पटक कर चाकू दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहीं हम बंडना को दिखते हैं जो कि छिपकर ये सब देख रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ और बंदे आ जाते हैं जो देखकर बंडना छुप जाती है। तभी बंडना के पास उसका क्रू आता है जो कि उसके लिए एक मैसेज लाया था और उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब अगले सीन में हमें एक मिस्टीरियस सी लेडी को दिखाया जाता है और उसके ही अगले सीन में हम कांस और डांसो को दिखते हैं और वो आपस में ही बात कर रहे थे कि क्या हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कूर ने 3 दिन के अंदर एक पूरा मेंशन बना दिया था। वहीं पर जो लीजे थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसको कूर का काम बहुत ज्यादा पसंद आया था। जिसके बाद कूर बाहर आकर कहता है, क्या तुम्हें घर को अंदर से दिखना है? जिसके बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और कूर उन लोगों को अलग अलग जगह दिखाने लगता है और वो लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुके थे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। कूर उन लोगों को इंजन रूम भी दिखाता है जो कि उसने जेम्स की मदद से बनाया था और ये देखकर तो उन सभी की हालत खराब हो जाती है कि उसने इतने कम समय में इतना बड़ा मेंशन कैसे बना दिया। फिर कूर उन लोगों को बेडरूम दिखाता है जो देखकर तो लीजे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एंड में कूर उन सभी को एटिलियर मास्टर का रूम दिखाता है। फिर वो यूलेशिया से पूछता है कि आखिरकार एटिलियर मास्टर कौन है और वो यहाँ कब आएंगे। यूलेशिया ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है और इस बात को चेंज करने की कोशिश करती है। तभी कूर कहता है कि किचन के बगल में एक छोटी सी जगह है, चलो उसे देखने चलते हैं क्योंकि रात के समय मैं वहीं सोऊंगा। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे और आखिरकार तुमने अपने लिए एक अच्छा सा रूम क्यों नहीं बनाया। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कूर एक रूम में अच्छे तरीके से सोएगा। फिर यूलेशिया उससे पूछती है कि क्या तुम घर के चारों तरफ कर्ज से बचने के लिए कुछ कर सकते हो। कूर कहता है, नहीं, मुझे माफ करना क्योंकि ये काम तो काफी ज्यादा मुश्किल है और ये मैं नहीं कर सकता। यूलेशिया ये सुनकर निराश हो जाती है और फिर रात के समय कर्ज से बचने के लिए यूलेशिया घर के चारों तरफ तालीम लगाने लगती है और वो लीजे के रूम के बाहर भी लगाने वाली थी कि तभी लीजे बाहर आ जाती है जो देखकर यूलेशिया थोड़ी डर जाती है। लीजे उसे पूछती है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको देखकर लगता है कि आप जेलस हो क्योंकि मैं कूर के कुछ ज्यादा ही नजदीक हूँ। जो सुनकर यूलेशिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन कूर खाना बना रहा था और लीजे तैयार होकर उसकी मदद कर रही थी, जो देखकर यूलेशिया उसे कहती है, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यूलेशिया ये देखकर शौक हो चुकी थी कि आखिरकार कूर को इतनी सारी चीजें अच्छे से कैसे आती हैं। कूर फिर बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरह की डिश बनाता है जो कि सबको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर तभी यूलेशिया पूछती है कि आखिरकार कूर कहाँ है। सीना कहती है कि वो सफाई करने के लिए गया है। ये सुनकर यूलेशिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कूर को ढूंढने के लिए जाने
जाने लगती है। वो सोच रही थी कि कूर सफाई करते वक्त मैजिक सर्कल्स को निकाल ना दे। वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो कूर उससे कहता है, ये देखो ना, यहाँ एक काला सा धब्बा आ गया है। और कूर ये कहते ही उस मैजिक सर्कल को मिटा देता है। और ये देखने के बाद तो यूलिसिया के होश उड़ जाते हैं। अब अगले सीन में हमें मैरिली फिश को दिखाया जाता है, जो कि एक राजा के पास जाती है। तुम पहले फ्लेमिंग ड्रैगन टीम में थी, लेकिन अब वो पार्टी नहीं रही और उसका जो लीडर था वो अब एक वांटेड बन चुका है। मैरिली फिश कहती है, लेकिन बिसोल्फ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैंने रॉयल कैपिटल में लाइटिंग मैजिक यूज किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी। वो लोग हमें बहुत ही ज्यादा गंदा खाना दे रहे थे। बिशोप कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से पोलन चर्च की रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनकर मैरिली फिश बहुत उदास हो जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे अपनी पोलन चर्च की रेपुटेशन को वापस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिशोप कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पता है, तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा, और अगर वो काम तुम मेरे लिए करती हो तो मैं तुम्हें प्रीस्टेट की रैंक दूंगा। और फिर वो मैरिली फिश को एक वाइन ऑफर करता है और मैरिली फिश उसे बिना सोचे समझे पी जाती है। जिसके बाद बिशोप काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल करता है और कहता है, बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ तुम प्रिंसेस लीजे को असासिनेट करो। ये सुनकर मैरिली फिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिशोप कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन इस वाइन में एक कर्ज था और अब तुम पानी के अलावा और कुछ नहीं खा सकती और 1 महीने बाद तुम भूख से मर जाओगी। लेकिन अगर तुम अपना काम अच्छे से करती हो तो फिर मैं तुम्हें इस कर्ज से मुक्त कर दूंगा। तो अब मैरिली फिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लीजे को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले सीन में हम मैरिली फिश को देख पाते हैं, जो कि एक मैजिक सर्कल के ऊपर लेटी हुई थी और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं उसके पास डीमन लॉर्ड भी था, जो देखकर मैरिली फिश काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम कूर और बाकी सबको देख पाते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय यूलिसिया अपने मन में सोचती है कि अभी तक लीजे के बारे में उसके दुश्मनों को नहीं पता चला, न ही उसके ऊपर कोई कर्ज किया गया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। पर यूलिसिया कूर के बनाए हुए खाने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ मिमी को पूरे शहर में अपना वेब मैजिक फैला देती है, जिससे कोई भी दुश्मन कुछ करने की कोशिश करेगा तो जल्द ही ओफेलिया को पता चल जाएगा। इधर लीजे को कूर का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो कहती है, अगर मुझे फिर से किसी ने कर्ज दिया तो मेरे लिए वही खाना बनाना, वो काफी ज्यादा टेस्टी था। हाँ, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं लगा पाएगा। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था कि कर्ज के आसपास बैरियर बनाना बहुत ही मुश्किल है। कूर कहता है, हाँ मैंने कहा था। दूसरी तरफ हम 2 अनजान शख्स को देख पाते हैं, जो कि प्रिंसेस पर कर्ज करने का ट्राई कर रहे थे, और वो जैसे ही ये करते हैं तो ओफेलिया को जल्दी पता लग जाता है, क्योंकि उसका वेब मैजिक बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था और ये जानकर वो डर जाती है। इधर कूर कह रहा था कि ये जो पूरा मेंशन है मैंने बैरियर से बनाया है, जिस वजह से ये कर्ज को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर कोई भी कर्ज करने की कोशिश करता है तो वो कर्ज मेंशन से रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी बंदे पर लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देख पाते हैं जिसने की कर्ज किया था और अब उसी का कर्ज उल्टा उस पर लग गया था। ये सुनने के बाद तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं पर यूलिसिया अपने मन में कहती है, तो मुझे मिमी को और ओफेलिया को जल्दी बताना पड़ेगा। उसके जाने के बाद कूर कहता है, लीजे क्यों ना हम दोनों थोड़ी शॉपिंग करने बाहर चले। पर ये सुनने के बाद लीजे कुछ नहीं कहती और काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ करना, आज मैं नहीं जा सकती। अब अगली सीन में हम जेनरिक और अल्फ्रेड को देख पाते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि मुझे थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है, शायद से कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ हम मिमी को और ओफेलिया को देख पाते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह से उन बंदों ने कर्ज किया था, लेकिन वो तो अब मर चुके थे, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि उन्हीं के लोगों ने उन्हें मार दिया है। वो तीनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि तभी जोरों से बैल की आवाज आना शुरू हो जाती है, जो सुनने के बाद वो तीनों दंग रह जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है और वो कोई 1-2 मॉन्स्टर नहीं बल्कि पूरा स्केलेटन का झुंड था। ये देखकर जेनरिक और अल्फ्रेड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अल्फ्रेड जेनरिक से कहता है, जल्दी से हमारे लोगों को बचाओ, हम लोग फाइट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जेनरिक नहीं मानता, वो कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा। अल्फ्रेड कहता है, नहीं, अभी हमारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ से चले जाओ। इधर हम उन स्केलेटन को देख पाते हैं, वो जैसे ही उस दीवार को छूते हैं तो वो धीरे धीरे बैनिश होने लगते हैं। जेनरिक और अल्फ्रेड ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन तभी अल्फ्रेड को याद आता है कि इस
वॉल को तो उस बंदे ने रिपेयर किया था। क्या था उसका नाम? हाँ, कूर। दूसरी तरफ हम मार्ली फिश को देख पाते हैं जिसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और वो जो डीमन लॉर्ड था वो मार्ली फिश को अच्छी तरीके से यूज कर रहा था और अपनी स्केलेटन की आर्मी को बुला रहा था और कह रहा था पहली वेव तो पूरी खत्म हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी अपना मैजिक यूज करो और एक नई स्केलेटन वेव को तैयार करो। और इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद मार्ली फिश समझ जाती है कि ये कोई भी ट्रायल नहीं है बल्कि उसको फंसाया गया है और शायद से यही उसका अंत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और यूलिसिया उस शहर के हादसे के बारे में लीजे और कूर को बता देती है और उनसे बाहर जाने के लिए मना करती है और परेशान होकर अपने मन में सोचती है जैसे कि हम लोगों को खबर मिली है कि ये सारे मॉन्स्टर लपीटा वेस्ट रूइन से आ रहे हैं और लगता है नाइट बीन से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और यूलिसिया उन्हें बता देती है कि जैसे ही वो स्केलेटन उस वॉल को छू रहे थे तो अपने आप ही प्योरीफाई होते जा रहे थे। कूर कहता है पर हमारे विलेज में तो ये कॉमन है, हमारे विलेज में हर वॉल पे प्यूरीफायर लगा हुआ है। लीजे तो ये सुनकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने मन में कहती है हाँ तो वो वॉल को नहीं रिपेयर की होंगी, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक उन स्केलेटन को होल्ड अप नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में शायद से एक आइडिया आया है। कूर और लीजे घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी वेस्ट में जा रही हूँ, उस जगह पर जहाँ से ये स्केलेटन आ रहे हैं। तभी कूर उदास होकर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा पर मेरे पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। तभी यूलिसिया उसके कान में कहती है ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो लीजे की देखभाल कौन करेगा। जिसके बाद वो खुश होकर कहता है लीजे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम यूलिसिया को देख पाते हैं जो कि एक कमरे में आती है जहाँ पर वो कूर के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं जो कि चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं। इधर अल्फ्रेड अपना प्लान बना रहा था कि तभी वहाँ पर यूलिसिया और बाकी सब आ जाते हैं। अल्फ्रेड कहता है ओ यूलिसिया बहुत समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आखिरकार ये दोनों कौन है। यूलिसिया फिर अल्फ्रेड को ओफेलिया और मिमिको के बारे में बताती है और कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जेनरिक, मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग मॉन्स्टर का ध्यान भटका कर रखो और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं वेस्ट में जाऊंगी जहाँ से ये सभी मॉन्स्टर आ रहे हैं। अल्फ्रेड शॉक होकर कहता है लेकिन वहाँ पर तुम अकेली जाओगी, ये खतरनाक हो सकता है। तो ओफेलिया कहती है अल्फ्रेड चिंता मत कीजिए क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल हथियार है। और फिर वो उस मैजिक क्रिस्टल को दिखाने लगती है जो देखकर अल्फ्रेड कहता है इतने से छोटे मैजिक क्रिस्टल से क्या ही होगा, आप इसके साइज पर मत जाइए, इस मैजिक क्रिस्टल में बहुत ही ज्यादा पावर है। तो अल्फ्रेड कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ पर मेरी भी एक कंडीशन है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिसके बाद वो सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो जेनरिक था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो अल्फ्रेड को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। अल्फ्रेड उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। पर इस सब के बाद भी जेनरिक गुस्सा था तो और थोड़ा समझाने के बाद जेनरिक मान जाता है और उससे कहता है इस मिशन को पूरा करने के बाद हम एक पार्टी करेंगे। इधर हम कूर को दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था और अपने मन में सोच रहा था डांजो का मैंने ब्लेड देखा जो कि काफी ज्यादा शार्प था, काश मैं उसकी ही जैसा एक ब्लेड बना पाता, मैं उसी की तरह उसका एक छोटा सा वर्जन बना देता हूँ। तो वो डांजो के जैसा ही एक छोटा सा ब्लेड बनाने लगता है, लेकिन वो उदास था क्योंकि वो कॉम्बैट स्किल्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो लोगों की ज्यादा मदद भी नहीं कर पा रहा, ऐसा उसे लग रहा था। इधर यूलिसिया की टीम मिशन पर जाने के लिए तैयार थी पर उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर थे, तो उस मैजिक क्रिस्टल को निकालती है और सीधा उन मॉन्स्टर के ऊपर मारती है और उन मैजिक क्रिस्टल से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि जो वहाँ जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी प्यूरिफाई होकर मर जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हमारे कूर की छोटी सी स्वॉर्ड तैयार हो जाती है और वो सोच रहा था कि ये बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। तभी लीजे उसे वहाँ खाने के लिए बुलाने आती है और जब वो कूर के हाथ में उस स्वॉर्ड को दिखती है तो उसके बारे में उससे पूछती है। कूर कहता है हाँ इसे मैंने ही बनाया है पर इसे ज्यादा ऊपर से मत पकड़ना क्योंकि इसका स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। और लीजे को वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आती है। ये देखकर कूर कहता है अगर तुम्हें ये पसंद आई तो तुम इसे अपने पास रख सकती हो। ये सुनकर लीजे खुश हो जाती है और उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है, पर कूर थोड़ा उदास था और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो अब वो लीजे से डायरेक्ट
पूछ लेता है कि क्या कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। ये सुनकर लीजे शॉक हो जाती है और कहती आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया, मुझे माफ करना, ये भी मेरी गलती है, मेरी वजह से यूलिसिया और बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही है। कूर कहता है ऐसी बात नहीं है, हम कभी भी तुम्हें एक प्रॉब्लम की तरह नहीं दिखते। लीजे कहती है ऐसा नहीं है। यूलिसिया अपनी जान को खतरे में डालकर रूइन वेस्ट में जा रही है और वेस्ट रूइन का नाम सुनने के बाद कूर को याद आता है कि जब वो फ्लेमिंग ड्रैगन टीम में था तब वो एक बार वेस्ट रूइन में गए थे और उसे लगने लगता है कि वहाँ पर तो एक स्क्रोल लिंक था, तो शायद से यूलिसिया भी उसे हराने के लिए ही वहाँ गई है। कूर उदास होकर कहता है मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो लीजे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए प्रीशियस हूँ? तुम और यूलिसिया और बाकी सब लोग मेरे लिए प्रीशियस हो। कूर थोड़ा उदास होकर सोचने के बाद कहता है लीजे हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते, चलो हम भी वहाँ जाते हैं। लीजे कहती है पर शहर में चारों तरफ मॉन्स्टर हैं। कूर कहता है हमें कुछ भी नहीं होगा, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, चलो वेस्ट रूइन में जाते हैं। और इधर हम यूलिसिया और अल्फ्रेड को दिखते हैं जिनको की मॉन्स्टर ने चारों ओर से घेर लिया था और यूलिसिया अपने मन में कहती है कि मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। और इधर हम लीजे को दिखते हैं जो कि कूर के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और उस बंदे को देखकर वो शॉक हो जाती है। इधर यूलिसिया और अल्फ्रेड मॉन्स्टर्स को मारकर आगे जा रहे थे और जो जेनरिक है वो अपनी टीम के साथ मिलकर आगे के रास्ते को क्लियर कर रहा था, लेकिन काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होने की वजह से वो लोग बहुत थक चुके थे और तभी अल्फ्रेड घायल हो जाता है। ये देखते यूलिसिया उसे बचाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी बहुत सारी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेते हैं, पर तभी वहाँ पर अचानक से कांस आ जाता है और यूलिसिया को बचा लेता है। और तभी वहाँ डांसो भी आ जाता है, तभी वहाँ सीना भी आ जाती है और उनसे कहती है देखो यहाँ एक गुफा है, शायद सभी मॉन्स्टर इसके अंदर से आ रहे हैं। ये सुनकर यूलिसिया खुश हो जाती है और वहाँ पर एक मैजिक क्रिस्टल को फोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस गुफा के पास पहुँचते हैं और यूलिसिया अल्फ्रेड को एक हीलिंग पोशन देती है जो पीकर अल्फ्रेड की चोट ठीक हो जाती है। पर तभी उस गुफा के अंदर से और भी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। ये देखकर कांस और डांसो कहते हैं यूलिसिया तुम आगे जाओ, हम इन सबको संभाल लेंगे। और ये कहने के बाद उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यूलिसिया और अल्फ्रेड गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो उन सभी को चौको दे देते हैं। इधर हम मार्लिफिस को दिखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी कि वो अब मरने की कगार पर है। पर उसकी हालत देखकर डीमन हंसने लगता है और फिर वो नोटिस करता है कि उसके पास कुछ लोग आ रहे हैं, पर उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि वो खुद उनसे लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ यूलिसिया और अल्फ्रेड आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काफी सारे मॉन्स्टर थे, तो यूलिसिया वापस से मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है जिससे वो सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तो यूलिसिया को लगता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया, पर तभी उनके सामने डीमन लॉर्ड आता है, पर उसे देखकर वो हंस रहे थे और कहते हैं तो तुम इन सभी मॉन्स्टर को स्पॉन कर रहे थे। तभी यूलिसिया डीमन के पास जाकर एक मैजिक क्रिस्टल को फोड़ देती है, लेकिन उसकी पावर से डीमन लॉर्ड का कुछ नहीं होता और वो कहता है अगर मेरे पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं होती तो मैं मर जाता। वहीं पर यूलिसिया उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी अल्फ्रेड तेजी से जाकर डीमन लॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन जो डीमन लॉर्ड का जख्म था वो अपने आप ही भर जाता है। हमें पता चलता है कि मार्लिफिस उस मैजिक सर्कल के अंदर थी, जिस वजह से उसकी सभी पावर्स डीमन लॉर्ड एब्सॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से ना ही वो मर रहा था और मार्लिफिस की भी हालत खराब होती जा रही थी। तभी डीमन लॉर्ड कहता है तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम लोग इसलिए इतना ज्यादा लड़ रहे हो जिससे प्रिंसेस लीजे को बचा सको। और हमें दिखाया जाता है कि कांस की टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये देखकर अल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हम सभी को मार सको। तभी डीमन लॉर्ड और भी बड़े मॉन्स्टर को स्पॉन कर देता है, पर तभी यूलिसिया और अल्फ्रेड जाकर तेजी से उसका सर और दिल अलग कर देते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी डीमन को कुछ नहीं होता। वो अपना सर उठाकर वापस से लगा लेता है। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और उनके समझ में नहीं आता कि डीमन को कैसे मारा जाए। और उन लोगों की इतनी चिंता में देख डीमन लॉर्ड हंसकर कहता है मैं तुम दोनों के मुंह पर ये चिंता देखना चाहता था। फिर हमें वापस से मार्लिफिस को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रही थी क्या ये मेरा अंत है? अगर है तो मैं अपने अंतिम समय में कूर को मिलना चाहती हूँ और मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उससे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन तभी उस जगह पर मिट्टी को खोद कर कूर और लीजे आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर थे, जिस वजह से वो दोनों जमीन
कैबिन के अंदर से आई है। और फिर जैसे ही कूर मार्लिफिस को नोटिस करता है तो वो शॉक होकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और मार्लिफिस भी कूर को देखकर शॉक हो चुकी थी और वो जैसे ही लीजे को दिखती है तो अपने मन में कहती है कि शायद से कूर को पता नहीं है कि मैं भी असासिनेशन के काम में जुड़ी हुई हूँ। कूर लीजे को बताने लगता है कि ये मेरी पुरानी पार्टी की मेंबर मार्लिफिस है। मार्लिफिस कहती है मुझे पोलन ने निकाल दिया है। कूर शॉक होकर पूछता है तो फिर इसी वजह से तुम लीजे के पीछे हो। असल में कूर तो कुछ और ही समझ रहा था। उसको लग रहा था कि जो छोटा सा मॉन्स्टर था इस कार्ड डीलिंग के उसे मार्लिफिस स्पॉन कर रही थी। मार्लिफिस कहती है तो तुम्हें सब कुछ पता है तो आओ मुझे मार दो। वहीं पर कूर मार्लिफिस की बात को नहीं समझता। मुझे नहीं पता था कि इस कर्लिंग को तुम ही स्पॉन कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर मार्लिफिस तो काफी ज्यादा अजीब फेस बनाकर कहती है आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। कूर उससे पूछता है मार्लिफिस आखिरकार यूलिसिया कहाँ पर है। मार्लिफिस कहती है पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शायद से वो ऊपर वाले फ्लोर पर होगी। कूर कहता है लीजे तुम यहीं रहना, मैं ऊपर जाकर दिखता हूँ। लीजे कहती है कूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाती हूँ। जिसके लिए कूर उसको मना करता है तो लीजे कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारी दी गई मिनी स्वॉर्ड है। और फिर बहुत जिद करने के बाद कूर मान जाता है, जिसके बाद लीजे अकेले ही ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। उसके जाने के बाद कूर कहता है मार्लिफिस मैं इस सर्कल को साफ कर रहा हूँ। वही मार्लिफिस अपने मन में कहती है ये लड़का तो अभी भी बेवकूफ है, इसको लगता है कि एक मैजिक सर्कल को पानी से साफ कर देगा, लेकिन कूर उस मैजिक सर्कल को पानी से ही साफ कर देता है। ये देखकर मार्लिफिस शॉक हो जाती है और मैजिक सर्कल मिट जाने की वजह से डीमन लॉर्ड की पावर कम हो जाती है और यूलिसिया और अल्फ्रेड उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूलिसिया समझ जाती है कि अब डीमन लॉर्ड के पास इनफिनाइट हेल्थ नहीं है, जिस वजह से वो फिर से मैजिक क्रिस्टल को निकालती है, पर डीमन लॉर्ड उसके मैजिक क्रिस्टल को फेंक देता है और कहता है तुम्हारे पास ये आखिरी ही स्टोन था जो तुम्हारे हाथ से चला गया। और तभी वहाँ पर लीजे आ जाती है और यूलिसिया और अल्फ्रेड लीजे को यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड समझ गया था कि लीजे ही प्रिंसेस है और वो डायरेक्ट लीजे पर अटैक कर देता है, जिस वजह से लीजे वहीं मर जाती है। ये देखकर तो यूलिसिया और अल्फ्रेड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि लीजे उनकी आंखों के सामने मर चुकी है। ये देखकर डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है प्रिंसेस तो बहुत ही कमजोर थी, पर हम दिखते हैं कि ये लीजे नहीं बल्कि बस उसका एक क्लोन था और लीजे तो बिल्कुल सेफ है। और हमें पता चलता है कि कूर की बनाई गई जो स्वॉर्ड है उसमें इल्यूजन स्पिरिट एक्टिवेट होता है, जिसकी मदद से लीजे अपना इल्यूजन बना सकती है। डीमन लॉर्ड फिर से उस पर अटैक करता है, पर ये भी लीजे का इल्यूजन था। तभी लीजे उस गिरे हुए मैजिक स्टोन के पास जाती है और उसे तोड़ देती है और उसमें से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि डीमन लॉर्ड वहीं पर मर जाता है। और उसकी चीखने की आवाज सुनकर नीचे मार्लिफिस कहती है तो फिर अंत में वो मारा गया। दूसरी तरफ बाहर जितने भी मॉन्स्टर थे वो अपने आप ही गायब हो रहे थे। ये देखकर ओफेलिया मिमी को सभी समझ जाते हैं कि यूलिसिया ने अपना काम कर दिया है। वहीं यूलिसिया लीजे के ऊपर गुस्सा करती है तुम्हें एटलियर में रहने को कहा था ना, तो तुम यहाँ क्यों आई। लीजे कहती है मुझे माफ करना, मैं भी कुछ करना चाहती थी, ऐसे ही अकेली बैठी नहीं रहना चाहती थी। तो यूलिसिया कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो, वैसे भी तुमने ही हम दोनों की जान बचाई है। तभी अल्फ्रेड प्रिंसेस को ग्रीट करता है और कहता है आप सही सलामत हो, यही हमारे लिए काफी है, पर मैं चाहता हूँ आप मेरे सैनिकों के लिए एक पार्टी करें। इधर मार्लिफिस सोच रही थी इतना माना लूज करने की वजह से वो जल्द ही मरने वाली है। तभी कूर अपने लंच को मार्लिफिस को देता है तो मार्लिफिस कहती है वैसे भी मैं मरने वाली हूँ तो मरने से पहले कूर का खाना ही क्यों ना खा लिया जाए। पर जब वो उसका खाना खाती है तो पूरी तरीके से हील हो जाती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। और तभी उसे पता चलता है कि यही कूर की पावर है। जब पहले वो हमारी टीम में था तो अपने हाथों का खाना हमें खिलाया करता था, जिस वजह से उसकी थोड़ी पावर हमारे अंदर आ जाती थी और उसके इस छोटे छोटे पावर की वजह से ही हमारी टीम आगे बढ़ सकी थी। और ये सब रियलाइज करने के बाद मार्लिफिस को बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो कूर से माफी मांगने लगती है, पर कूर को लगता है कि मार्लिफिस स्कर्लिंग को स्पॉन कराने की वजह से उससे माफी मांग रही है, तो उससे कहता है तुम वापस से स्कर्लिंग को स्पॉन मत करना। और तभी वहाँ यूलिसिया और लीजे भी आ जाते हैं और तभी वहाँ दो गार्ड आ जाते हैं जो कि मार्लिफिस को जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे। तो मार्लिफिस अब कूर से कहने लगती है कूरी ने मेरे बारे में बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कूर उसकी बात को नहीं समझता। मार्लिफिस तुम चिंता मत करो, मैं जब तुमसे जेल में मिलने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद मार्लिफिस गुस्सा हो जाती है, साले कूर तो अभी भी बेवकूफ है। और तभी यूलिसिया और लीजे कूर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और अपने पास इतनी सुंदर लड़की होने की वजह से कूर बहुत शर्मा जाता है। और फिर रात को ये लोग पार्टी करते हैं जहाँ सारा का सारा खाना कूर ने बनाया था और कूर के खाने की वजह से उन सभी की चोटें ठीक हो जाती हैं। और कूर की इस पावर को देखकर
वो लोग शॉक हो चुके थे। तभी अगले सीन में हम एक अनजान लड़की को दिख पाते हैं और तभी वहाँ पर टाइकॉन आता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है तो तुम फिर से आ गए। जिसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कूर एक छोटा सा बच्चा था और वो एक लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके पापा ने मना किया है कि वो गाँव के किसी भी इंसान से बात ना करे। लेकिन फिर भी कूर उससे दोस्ती कर ही लेता है और जब वो दोनों जंगल में मंगल करने गए थे तो वो लड़की गलती से जहरीली बेरीज खा लेती है, तो कूर जल्दी से दवाई बना देता है और वो उसे जैसे ही पिलाने वाला था कि तभी यूलिशिया उसे जगा देती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कूर और बाकी सब लोग एक गाँव की तरफ जा रहे थे, जहाँ पानी की बहुत ही कमी हो चुकी है, वो पूरी जगह सूख चुकी है। यहाँ पहुँचकर यूलिशिया जब मैप को दिखती है तो दूसरे गाँव में तो पानी था, लेकिन वो लोग इस गाँव को पानी देने से मना कर रहे थे, इसलिए इस गाँव के मुखिया ने यूलिशिया और उसके साथियों को उनकी मदद करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद यूलिशिया उस गाँव में पानी देने की बात करने जाती है, लेकिन वहाँ के हालात भी खराब थे, क्योंकि वहाँ भी पानी खत्म हो चुका था और उनका आखिरी सहारा सिर्फ बारिश है। पर तभी दो गाँव वाले आकर बताते हैं कि झील में पानी भर चुका है। यूलिशिया जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कारनामा कूर ने किया है। इस सब के लिए गाँव वाले उन्हें थैंक यू कहते हैं, पर कूर को लगता है कि यूलिशिया ने उनकी मदद की है, जिस वजह से वो उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं। अब इन्होंने उनकी मदद की थी तो उसके एहसान के बदले वो उन्हें कुछ अंडे देती हैं, तो कूर सोचने लगता है कि वो उनका मीठा मीठा केक बनाएगा तो बढ़िया रहेगा। वहीं लीजे कमांडर के साथ टाइकॉन के राजा के पास गई थी डीमन अटैक के बारे में जानकारी देने के लिए, पर उन लोगों ने तो कूर को बुलाया था, पर जैसा कि हमें पता है कि कूर अभी किसी काम में बिजी है तो वो यहाँ नहीं आ पाया, तो उसकी जगह पर यहाँ लीजे आई है और राजा लीजे से मीठी मीठी बातें करता है, जिससे वो उससे कूर के बारे में जानकारी निकलवा सके। लेकिन लीजे भी चालाक है, वो उसे कुछ नहीं बताती, पर राजा भी कम नहीं है। वो कहता है कि जिस भी बंदे ने डीमन लॉर्ड को मारा होगा मैं उसे एटिलियर की ऊंची रैंक दूंगा। अब राजा की बात को लीजे टाल भी नहीं सकती, उसे लगता है कि वो फंस चुकी है, क्योंकि अगर कूर को ऊंची रैंक मिली तो उसे सबके सामने आना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि खुद कूर को ही नहीं पता कि वो एक स्पेशल एटिलियर है। और अल्फेड भी इस बात पर राजी होता है कि एटिलियर को ऊंची रैंक मिले, अब क्योंकि अल्फेड को नहीं पता कि स्पेशल एटिलियर कूर है, और अब लीजे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो मेंशन वापस आकर ये सारी बात यूलिशिया को बताती है, तो यूलिशिया कूर को बचाने के लिए एक आइडिया देती है कि वो लोग किसी से स्पेशल एटिलियर बनने की एक्टिंग करा सकते हैं, लेकिन लीजे को नहीं लगता कि कोई कूर की बराबरी कर पाएगा। तभी लीजे यूलिशिया से कूर के बारे में पूछती है, तो यूलिशिया उसे बताती है कि जो अंडे गाँव वालों ने उन्हें दिए थे कूर उन्हीं की देखभाली में लगा हुआ है। तभी उन्हें कूर की आवाज आती है, वो कहता है कि एक अंडा फूट गया। इधर हम मिमिको को दिखते हैं जो कि अपने काम से बोर हो चुकी थी, और वहाँ ओफेलिया भी मौजूद थी। उन्हें पता चलता है कि जिस डीमन को बिशोप ने बुलाया था वो फेल होने की वजह से बिशोप को ही अपनी दुनिया में ले गया, और उन्हें ये भी पता चलता है कि वाइसरॉय बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ हम दिखते हैं कि जो वो अंडा फूटा था उसमें से कूर के जैसे ही दिखने वाली एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जो कि इतनी कम एज में बोल भी सकती है और दिखने में भी काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन यूलिशिया को लगता है कि ये कोई डीमन है जो कूर के जैसा रूप लेकर उसे बहला रही है, इसलिए यूलिशिया उस बच्ची का काम तमाम करने का फैसला करती है, पर कूर उसे रोक देता है कि अगर वो डीमन भी हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। और तभी वो छोटी सी बच्ची कूर को पापा कहने लगती है और यूलिशिया को मम्मी। अब मम्मी सुनकर यूलिशिया पिघल जाती है और दिन में ही सपने देखने लगती है, लेकिन इस सबसे लीजे की जल जाती है तो वो जल्दी से उस बच्ची को अपने पास ले लेती है, पर वो बच्ची उसे भी अपनी मॉम बना लेती है, और जब सीना उसे लेती है तो वो उसे अपनी बहन बना लेती है। तभी कांस और डांसुक कहते हैं, यूलिशिया तुम इस बच्ची की चिंता छोड़ दो, अब से ये हमारे साथ रहेगी। फिलहाल बात यहाँ तक तो संभल जाती है और अब उसके नाम रखने की बारी आती है, तो बहुत ज्यादा बहसबाजी और सोचने के बाद कूर उसका नाम आकुरी रखता है, जिसका मतलब है दूसरों को जोड़ने वाली, और ये नाम आकुरी के साथ सबको पसंद आता है। अब जब रात के समय आकुरी यूलिशिया के साथ सो रही थी तो वहाँ पर मिमिको का एक गुलाम आता है, जिसे कि यूलिशिया आकुरी के बाल और थूक जांच करने के लिए दे देती है, ताकि आकुरी के बारे में पता चल सके कि वो क्या चीज है। लेकिन यूलिशिया चुप कर ये सब कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिशिया के कहने पर कूर ने एक ही रात में आकुरी के लिए एक रूम बना दिया था, ताकि आकुरी तब तक बाहर ना निकल सके जब तक मिमिको उसे जानकारी ना दे दे। सीना आकुरी की देखभाल का काम संभालती है और यूलिशिया कूर के साथ एक जरूरी काम के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि आकुरी उन्हीं की बगी के पीछे बैठी हुई है। हालांकि वो नहीं जानते कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गई, लेकिन अचानक से यूलिशिया पीछे खड़े हुए गुलाम को दिखती है जो रूप बदल कर आया था। यूलिशिया बहाना बनाकर उससे बात करने के लिए चली जाती है और कूर ये सोचकर उदास हो जाता है कि अगर आकुरी सच में एक डीमन हुई तो उससे
उससे सबकी जान मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन यूलेशिया उससे कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, मगर आकुरी को हम कुछ नहीं होने देंगे। इतने में ही वहाँ एक बूढ़ा आता है जो उनसे कहता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कूर को उनकी रक्षा के लिए डीमन से दो हाथ करने हैं। जो सुनकर यूलेशिया शॉक हो जाती है, पर कूर और आकुरी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उस बूढ़े की डॉटर इन लॉ आती है और कहती है कि आपको मेरे ससुर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापे से सटिया गए हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। और वो लेडी कूर यूलेशिया और आकुरी को एक साथ देखकर उन्हें एक फैमिली समझती है, जिससे वो लोग शर्मा जाते हैं। और ये सोचते ही यूलेशिया तो पूरी लाल हो जाती है। लेडी उन्हें बताती है कि उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि उसके पिक्स खाना नहीं खा पा रहे, शायद से उनकी तबीयत खराब है। तो कूर उन्हें देखकर कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि इन्हें क्या हुआ है, तो चिंता मत करो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। ये सुनकर वो लेडी बेफिक्र हो जाती है। तभी कूर दिखता है कि यूलेशिया अभी भी लाल पड़ी हुई है। वो अभी भी ये एज्यूम कर रही है कि वो कूर की वाइफ है, पर वो अपने मकसद से नहीं भटक सकती, उसे कूर की रक्षा करनी है। जिसके बाद कूर दवाई बनाकर उन पिग्स का इलाज कर देता है। ये सब ठीक हो जाते हैं, पर उतने में ही आसमान से एक ड्रैगन का बच्चा उड़ता हुआ आता है। ये देखकर यूलेशिया उस पर हमला करने ही वाली थी, पर कूर उसे रोक देता है और बताता है कि जब भी गांव में खाना बनता है तो ड्रैगन अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। आकुरी ड्रैगन को देखकर खुश हो जाती है। तभी यूलेशिया को अपने आसपास किसी की मौजूदगी फील होती है। जब वो वहाँ ढूंढती है तो एक फैंटम सोल्जर घायल पड़ा था, जो यूलेशिया ने कूर की रक्षा करने के लिए रखा था। तभी पीछे से कोई यूलेशिया पर हमला कर देता है। कूर वहाँ जाकर दिखता है तो एक लेडी डीमन थी, जो कि कूर को किडनैप करने के लिए आई थी। यूलेशिया कूर को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन इतने में ही वो नीला ड्रैगन कूर और आकुरी को लेकर उड़ जाता है एक सेफ जगह पर ले जाने के लिए। डीमन लेडी यूलेशिया पर अटैक करती है, पर यूलेशिया उससे बच जाती है, पर इतने में ही वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। यूलेशिया नीचे पड़ी हुई थी। ये मौका देखकर वो उसे मारने के लिए जाती है, तो यूलेशिया तेजी से उठकर उसके अटैक को रोक देती है और उस पर मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है, जिसकी आवाज को ये दोनों भी सुन लेते हैं। मैजिक क्रिस्टल यूज करने की वजह से डीमन लेडी जमीन के अंदर धंस गई थी, पर कुछ ही देर में वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो यूलेशिया के अटैक की तारीफ करती है कि वो काबिल है कि उसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। उसकी बातों से यूलेशिया समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, बल्कि इसके पास उनकी सारी जानकारी है, इसलिए उसे लड़ना बेवकूफी होगी, वो उससे नहीं जीत पाएगी। यूलेशिया उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी वहाँ पर यूलेशिया को बचाने के लिए कूर उस ड्रैगन के साथ आ जाता है, पर उसकी लैंडिंग कुछ ठीक नहीं होती। पर कुछ भी कहो, वो यहाँ अकेला तो नहीं आता, वो उन सारे पिग्स के साथ आता है जिनका कि उसने इलाज किया था, और उन पर सवार होकर वो लोग डीमन के पास से निकल जाते हैं। और इस वक्त आकुरी बग्गी के पास है। वहीं कूर ने अपनी जान खतरे में डालकर यूलेशिया को बचा लिया है। और अब ये जानकर यूलेशिया को रियलाइज हो जाता है कि उसको लीजे से क्यों जेलसी होती है, और कूर को देखकर उसे कुछ होने क्यों लगता है, क्योंकि उसे कूर से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। तभी वो डीमन उन पर एक फायर अटैक कर देती है, जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तो यूलेशिया कूर का बनाया हुआ खंजर लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डीमन उस पर फायर बॉल से अटैक करती है, तो यूलेशिया उसे ब्लॉक करने के लिए उस खंजर का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसमें वो फेल हो जाती है। वो उस फायर से जलने ही वाली थी कि तभी आकुरी उसके सर पर टेलीपोर्ट होकर उसे बचा लेती है। अब ये देखकर उस डीमन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को शांत करती है और कुछ बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूलेशिया आकुरी से पूछती है कि वो एकदम से उसके सर पर कैसे टपक पड़ी, पर किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पर एक बात साफ है कि आकुरी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। तभी वो दिखते हैं कि वो सारे पिग्स थक चुके थे, तो कूरू ने उनके फार्म पर पहुंचा देता है और वो लेडी उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। और सारे पिग्स को छोड़ने के बाद कूर ड्रैगन को लेकर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है, पर रास्ते में उसे वही डीमन लेडी जमीन पर गिरी हुई मिलती है और कूर उस डीमन को एक दवाई देता है, जिसको पीने से वो डीमन 3 दिन के लिए सो जाती है और उसे उठा कर चल पड़ता है। और इधर हम यूलेशिया को दिखते हैं, जो कि आकुरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में वहाँ कूर आता है और वो डीमन और ड्रैगन के साथ आया था, तो यूलेशिया ये देखकर शॉक हो जाती है। तो कूर उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो लोग एटिलियर मेंशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एकदम से सीना और लीजे आकुरी को अचानक से गायब होने के लिए डांटने लगते हैं, पर उसे वो लोग प्यार भी करते हैं। पर तभी मेंशन में से एक कूल सा बंदा बाहर आता है और यूलेशिया और कूर को यहाँ सेफ पहुँचने पर बहुत खुश होता है। हालांकि उन दोनों को नहीं पता कि ये बंदा कौन है, शायद ये गोजू का खोया हुआ बेटा तो नहीं। तो लीजे उन्हें बताती है कि ये गोजू का बेटा नहीं है, ये स्पेशल एटिलियर है। और ये सुनकर यूलेशिया शॉक हो जाती है।